अस्सलाम वालेकुम। आगाज सफर पे एक बार फिर आपको खुशामदीद के। हम सब की जिंदगी को खतरा है। दुनिया में बसने वाले सब लोगों की जिंदगी को खतरा है। वो इसलिए कि दुनिया में कुल आबादी है तकरीबन 7.7 अरब लोगों, और दुनिया में हर साल 12 अरब से ज्यादा गोलियां बनाई जाती हैं। ये खाने वाली गोलियां नहीं हैं, चलाने वाली गोलियां, यानी कि हर इंसान के लिए तकरीबन 2 गोलियां। कहा था ना मैंने आपसे कि हम सब की जिंदगी को खतरा है। जब हम बात करते हैं गन कंट्रोल की, तो हम बात करते हैं उन पॉलिसीज की, उन कवानीन की जो कि असलहा बनाने, बेचने, खरीदने, रखने और इस्तेमाल करने के हवाले से हो। दुनिया भर में इसके लिए बहुत से कवानीन मौजूद हैं। बहुत से मुल्कों में असलहे का लाइसेंस हासिल करना तकरीबन नामुमकिन होता है, और अगर लाइसेंस हासिल कर भी लिया जाए तो असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां पर शहरी असलहा रख सकते हैं। उन 177 ममालिक में से हमारा नंबर 6 है, और तमाम वो मुल्क जो असलहे की इंपोर्ट करते हैं, जहां दरामदाद होती हैं, उस पे हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं, तीसरा सबसे बड़ा मुल्क। और यही बात खत्म नहीं हो जाती। पाकिस्तान में 10 में से सिर्फ 1 गन का लाइसेंस होता है, सिर्फ 1 गन का। 2013 में एक सुमोटो एक्शन जब लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन, हमें पता चला कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर ममनुआ बोर के 46,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए, और गैर ममनुआ बोर के, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के 12,02,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी। हुकूमत सिंध ने अपने पिछले 5 साल के टेन्योर में 4 लाख लाइसेंसेस जारी किए। कौमी असेंबली के मेंबरान ने 59,000 लाइसेंस हासिल किए, यानी कि औसतन तकरीबन 200 लाइसेंस फी मेंबर। असलहे की इस दौड़ में बिलाशुबा जो शहर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है वो कराची। कराची में कानूनी और गैर कानूनी असलहा किस मिकदार में मौजूद है, इसके बारे में एग्जैक्टली कहना तो नामुमकिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये खतरनाक हद से भी ज्यादा। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहां सब कुछ है पर अमन नहीं है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों के इस शहर में रोजाना 8 से 10 लोग मारे जाते हैं, और ना जाने कितने मरते मरते बचते हैं। कराची जो है इतना बड़ा सिटी है, हमारे पास ऑन ग्राउंड 18,000 बंदे हैं। फोर्स हमारी बहुत छोटी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एक एक इलाका जो है दैट इज ए सिटी इन इटसेल्फ। लोगों में तासुर ये भी है कि कराची एयरपोर्ट पर आएंगे तो आते ही मार दिए जाएंगे, तो इतना खौफनाक तसव्वुर करते हैं। यूं तो पूरे कराची शहर में ही हथियार बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन खास तौर से जो मोमिनाबाद का थाना है, औरंगी टाउन है, साइड है, बल्दिया है, ये सारे इलाके जो है खासे जो है इससे मुतासिर होते हैं। कराची में रोजाना 20 नाजायज हथियार जब्त किए जाते हैं, और सन 2012 में पुलिस ने 4,000 गैर लाइसेंस शुदा हथियारों को अपनी तहवील में लिया। बड़ी भारी तादाद में असला पकड़ा जाता है। अब उसमें जो काम के हथियार होते हैं, जो इम्पोर्टेड होते हैं, वो अलग रख लिए जाते हैं। जब वो केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है, अदालत में बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद उन हथियारों को एक प्रोसीजर के जरिए सेल आउट किया जाता है। वो वेपन्स हमारे जाते हैं फोरेंसिक में, और जब केस खत्म हो जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। जो ऑक्शन होता है वो तो अगेंस्ट ड्यूली अप्रूव्ड लाइसेंस होता है। गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो वेपन आगे जाता है। तहकीकात के मुताबिक पिछले 8 सालों के दौरान पूरे पाकिस्तान में
40,000 से ज्यादा ममनुआ बोरे के हथियारों को बोली लगाकर बेचा गया। बोली लगाए गए हथियारों की कीमत बाजार के दामों से आधी से भी कम होती है। सन 2012 में कराची शहर ने 3,000 से ज्यादा जानें खोई। एहसन जुबैर कराची के एक ऐसे ही शहरी थे जिन्होंने अपनी जान शहर के तशद्दुद के हाथों खोई। दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गफरान और इनकी बहन अफशा। इनके भाई एहसन जुबैर को 1 साल पहले ऐसे ही एक नामालूम फर्द की फायरिंग से, एक अंधी गोली की वजह से मौत की नींद सोना पड़ गया। अफशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि एहसन कैसा भाई था? बहुत अच्छा, बहुत हसास तबीयत था। 3 महीनों के बाद अल्लाह पाक ने हमें भाई दिया था। बहुत मन्नतें मानी थी उसके लिए। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन एहसन के साथ ये सानिया पेश आया आपके साथ? मगरिब का टाइम था, वो बस गए नीचे कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, और उसके बाद फिर वापस नहीं आया। हम लोग पूरी रात परेशान है, उसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा है, क्यों ऑफ जा रहा है। सुबह में पता चला, अबू थानों में गए, जाके रिपोर्ट लगाई, लिखवाई कि क्या हुआ है, पता नहीं मेरा बेटा यहाँ आया है या नहीं। सब दोस्तों से पूछा, सबने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। फिर एक थाने से अबू को पता चला कि 2 लाशें मिली हैं, आप जाके उनमें देखें। हम लोगों ने न्यूज में देखा, आप यकीन करें, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा भाई। मेरी अम्मी अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हैं, 2 दिन आईसीयू में रही हैं, और अभी हिल पार्क हॉस्पिटल में। अब्बू अम्मी दोनों डायबिटीज पेशेंट है, अब्बू हार्ट के भी। हमारी फैमिली सब निकलती थी, सब बोलते थे कि ये लोग तो बिल्कुल लगते ही नहीं है, माँ बाप इतने यंग। और अब मेरे अब्बू का आप देख यकीन नहीं आए, कमर टूट गई है मेरे अब्बू। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एहसन जुबैर के वालिद हैं, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं। मुनीर साहब, ये बताइए कि आप उस थाने में जब पहुंचे तो क्या हुआ वहां पर? आपको किस तरह दिखाई गई लाश, जो आपने पहचाना, किस तरह पहचाना, किस हालत में था? थाने में गया, गार्डन थाना है, वहाँ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस तरह से मेरा बेटा कल से गायब है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि 2 डेड बॉडी मिली हैं, आप सोल्जर बाजार थाने पे जाके उनसे रब्ता करें। ये खबर मैं सुन नहीं सकता, तो बड़ी दुआएं की अल्लाह करे कि मेरा एहसन ना हो। वहाँ देखा तो मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, उसकी कमीज नहीं थी, बदन पे चादर थी, सिर्फ और शलवार पहना हुआ था। कहते हैं कि औलाद जवान हो तो माँ बाप जवान हो जाते हैं। जिस वक्त ये जॉब पे लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो मेरा बाजू है, मेरा बोझ उठा लेगा। कोई दिन नहीं, कोई घड़ी नहीं कि जिस वक्त वो याद ना तो। गफरान, तुम्हारी जिंदगी किस तरह चेंज हुई है भाई के जाने के? बहुत, यहाँ तक कि अब तो अपने साय से भी डर लगता है। दोस्तियाँ पहले करता था, अब एक दोस्त बनाने से पहले सोचता हूँ 10 बार कि यही दोस्त कल को मुझे ना मार दे। घर से निकलता हूँ तो घर वाले इतना फ़ोन करते हैं कि कहाँ हो कहाँ हो, यहाँ तक कि दरवाजे से बाहर बैठना मुझे अलाउ नहीं है। एकदम से जिंदगी का रुख ही चेंज हो गया, नहीं पता चला कि कहाँ है अब। बस सब कुछ चेंज हो गया। हम लोगों की इतनी खूबसूरत लाइफ थी, छोटे से घर में एक जन्नत का समा था, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया। अब ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, सिर्फ एक टेंशन। आप ये देख लें, 1 साल हो गया उसकी डेथ को, और अभी भी अम्मी हॉस्पिटल में पड़ी है, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक ही नहीं रहती। गफरान, इतना दुख बर्दाश्त करने के बाद क्या करना चाहते हो जिंदगी में? कराची छोड़ दें, क्योंकि शरीफ बंदे इधर रह ही नहीं सकता। नहीं तो मेरे साथ भी हो सकता है यही हो जो मेरे भाई के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ के हालात कभी भी सही नहीं हो सकते। आप दोनों का, आप बल्कि तीनों का, आपके वालिद साहब का, आपका और फरहान आपका, हमारे साथ
अपने दुख को बांटने का और हमें और तमाम देखने वालों को ये एहसास दिलाने का कि कहने को तो ये सिर्फ खबरों की सुर्खियां लगती हैं, मगर हर सुर्खी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आओ प्लीज। कितनी अजीब सी बात है कराची शहर की कि शहर में कातिल और मौत का कोई नाम ही नहीं होता। किसी को फिरके की बुनियाद पर, लासानी बुनियाद पर या सियासी नजरिए की बुनियाद पर कत्ल करना गलत है। अगर हम ये जानते हैं और ये जानते हुए भी खामोश रहते हैं तो फिर हम सब मुजरिम। कहीं ऐसा ना हो कि एहसन के खानदान की तरह आपके और मेरी आंखों में किसी अपने की याद और आंसू हो। शादी नाम है खुशियों का, हंसने का, नाचने का, गाना गाने का। मगर ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे गांव लेकर जाएंगे जहां पे दिन का आगाज हुआ शादी की शादमानियों से और इख्तिताम मौत की खामोशी से। 1 करोड़ 80 लाख वेपन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये एक नहायत ही खतरनाक शरह, एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फैक्ट है ये। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नतीजा क्या होता है। ब्रेक से वापसी पे एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त मेरा यहां पर मौजूद तमाम दोस्तों से एक सवाल है और जो टेलीविजन पे हमें देख रहे हैं आपसे मेरा यह सवाल है, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में हर एक पुलिस वाले के मुकाबले कितने वेपन्स मौजूद हैं? उसका तनासुब क्या है, रेशियो क्या है? इसका जवाब आपको बताता हूं। जरा स्क्रीन की तरफ मुखातिब होइए और देखिए। इसका प्रपोर्शन है 44:1। इसका मतलब है भाइयों कि पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख वेपन्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और पुलिस वालों की कुल तादाद है 4,04,252। अनलाइसेंस गन्स की तरफ चलते हैं कि हमारे खित्ते में, दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में कितने अनलाइसेंस्ड वेपन्स मौजूद हैं। श्रीलंका में सिर्फ, और अगेन श्रीलंका वो मुल्क है जहां पे हालत जंग रही है, वहां पे सिर्फ 2 अनलाइसेंस्ड वेपन है 1000 लोगों के लिए। बांग्लादेश में 3, इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क उसमें 4, मलेशिया 8 और पाकिस्तान में हर 1000 में से 60 लोगों के पास अनलाइसेंस्ड वेपन है। अब देखते हैं कि हर 10,000 लोगों में कितने लाइसेंस्ड गन्स रखते हैं इन मुल्कों के अंदर लोग। जरा इस औसत को देखिए। इंडोनेशिया में 10,000 में से सिर्फ 1 आदमी के पास लाइसेंस होता है। और ये पाकिस्तान का जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, आपको फिक्रमंद कर देना चाहिए इसको। ये हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। इसकी जरा औसत को देखिए। जरा हमारे पड़ोसी मुल्क को देखिए, वहां पे हर 10,000 में से 50 लोगों के पास लाइसेंस वेपन है। हमारे हर 10,000 लोगों में 379 लोगों के पास लाइसेंस है। ये एक नहायत ही खतरनाक शरह, एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फैक्ट है ये। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नतीजा क्या होता है। देखने में तो ये सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे हैं ना आपको, सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन ये अगली स्लाइड मुलाहिजा कीजिए दोस्तों। ये पाकिस्तान में होने वाले कत्ल हैं। एक बार फिर प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको कहा था कि हमें तो सिर्फ नंबर्स नजर आते हैं। ये नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां, ये कहानियां हैं। वो शरह जो आपको नजर आई, वो एवरेजेस जो भी आपने देखी, वो खौफनाक हद तक की एवरेजेस पाकिस्तान की जो आपने अभी मुलाहिजा की, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये चार्ट कि हर साल ये लाइन ऊपर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। दुनिया भर में खुशी मनाने के बहुत से तरीके होते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में खुशी मनाने का एक बड़ा अजीब तरीका है।
हवाई फायरिंग। ब्रेक से पहले हमने बताया था आपको कि हम आपको एक ऐसे गांव के सफर पे लेकर जाएंगे जहां पे एक घर में आई बारात और दूसरे घर से निकला जनाजा। कासिम अली सब घर वालों का लाडला था और अपने वालदैन के साथ सियालकोट के करीब एक गांव में रहता था। मैं तो कासिम और 4 क्लास में पढ़ते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। कासिम को बैटिंग अच्छी लगती। जब बारात आती है ना तो सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर छत पर गलियों में सब खड़े हो जाते हैं बारात देखने के लिए। वो सामने वाला हमारा घर है, इधर से बारात ढोल बजाकर बैंड बजाकर आ रहे थे, नाल फायरिंग कर रहे थे। बाराती खुशी मनाते हुए हवाई फायरिंग कर ही रहे थे कि अचानक एक गोली कासिम के सीने में जा लगी। कासिम ने उसी वक्त अपनी जान खो दी। मेरी शादी में ये हादसा हुआ है। काम तो बहुत बुरा है, नहीं करना चाहिए। दोस्त था मेरे भाई का, वो लेके आया था पिस्टल, उसी ने फायरिंग की थी और गोली फंस गई थी। निकालने के दौरान ही जो है ना फायर हुए। हर वक्त मैं रोती रहती हूँ, ना मुझे नींद आती है ना मुझे भूख लगती है। लोग सोते हैं तो मैं जाग के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा मुझे ख्वाब में मिले, लेकिन मुझे नहीं मिलता। कोई मुझसे पूछे मेरे बेटे का और मेरे दुख का। ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। मेरा रब जान रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कासिम के चाचा, जो कि कासिम इनके साथ रहता था, ये उसके वालिद की तरह हैं। वालिद चूंकि कासिम के मुल्क से बाहर रहते हैं। अख्तर हुसैन साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कासिम को जब गोली लगी तो आप कहां पर थे इस वक्त? हम घर के करीब थे। जब बारात लेकर वो हमारे गांव के गली से गुजरे थे तो मुझे पता लगा वो गोली चली है। मैं जब मौका पे पहुंचा, कासिम के सीने पे गोली लगी और कासिम की डेथ हो गई। कासिम का एक दोस्त था दूसरा, वो उसका नाम भी कासिम था, उसको भी गोली लगी। उसको भी गोली लगी? उसको भी गोली लगी, उसकी भी डेथ हो गई। यानी कि एक गोली में नहीं 2 गोलियां चली? 3 गोलियां चली। 3 गोलियां लगी? 3 गोलियां चली। तीसरी नजमा बच्ची है, उसको गोली लगी। आज भी आपके गांव में जब बारात आती है तो हवाई फायरिंग होती है? नहीं सर, जब ये वाकया हुआ उसके बाद खौफ हो गया गांव में। कोई ऐसी फायरिंग नहीं होती, कोई हवाई गोला नहीं चलता। गालबन 1.5 साल से कोई ऐसा हुआ नहीं हुआ, बल्कि फायरिंग ही नहीं करते लोग। इर्द गिर्द के गांव पे कोई असर पड़ा है इस बात का, या सिर्फ आप ही के गांव में इस चीज का असर हुआ? सर, इर्द गिर्द के गांव पे कोई असर नहीं पड़ा। उधर गोलाबारी फायरिंग करते हैं लोग, सिर्फ हमारे गांव में नहीं करते। अब आप दूसरों को, दूसरे गांव वालों को, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को क्या पैगाम देंगे? हम तो दुनिया को ये कहेंगे ये बुरा काम है, फायरिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए शादी पे मौके पर। छोटी सी गलती से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ना जाने किस किस्म की खुशी मनाने का तरीका है जिसका नतीजा इतना खतरनाक होता। उस दिन उस बारात में मौजूद तमाम लोगों की, सब लोगों की जिम्मेदारी थी, सबका फर्ज था कि जिसके हाथ में पिस्तौल थी वो उसको असलहा इस्तेमाल करने के बारे में ताकीद करते, एहतियात करने को कहते, मगर सब लोगों से अपने फर्ज में गफलत हुई। असलहे की तबाही से जुड़ी हुई ये कहानियां चलती रहेंगी और इन पे हम मजीद बात करेंगे, मगर इस वक्फे के बाद। एक सूबाई वजीर ने तो अपने असासों में ये बताया कि उनके पास 75 लाख रुपए की बंदूकें हैं और 25 लाख रुपए की गोलियां असासों में डिक्लेयर की उन्होंने। बहुत अच्छे आदमी हैं क्योंकि उन्होंने सच बोला। ब्रेक से वापसी पर खुश आमदीद। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स, एक ऐसे साहब जो कि अपना फर्ज भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैं इस वक्त दावत दूंगा जनाब नईम सादिक साहब को, जो कि गन कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं। नईम साहब।
سر سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور یہ بتائیے کہ آپ یہ جو گن کنٹرول ایکٹیویزم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ میں لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے یہ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جس کے پاس 69,473 پروہیبٹڈ بور کے لائسنسز ہیں. میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے پاکستان میں اس لیول کی ویپنائزیشن ہوئی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے تھی. اب مگر کیونکہ ہو چکی ہے تو اس کو روکنے کے اور ختم کرنے کے طریقے اختیار کیے جائیں. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہونا تھا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ہماری قومی اسمبلی میں موجود ممبران جو ہیں ان کو پروہیبٹڈ بور یعنی کہ ممنوع بور یعنی کہ آٹومیٹک ویپن یعنی کہ آپ ایک دفعہ اگر ٹریگر دبائیں تو آپ 15-20 گولیاں ایک ساتھ فائر کر سکتے ہیں. مطلب اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے جیسے ہم باقی چیزوں میں بڑا آدمی ہونے کے لیے آپ کو ہر چیز بڑی ہونی چاہیے، گاڑی بھی اور اسلحہ بھی آپ کے پاس زیادہ اور بڑے سائز کا ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے پاس بھی اسی قسم کا اسلحہ ہے جو کہ ایک عام آدمی کے پاس ہے تو پھر فرق کیا ہوا آپ میں اور تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ میزائل ہی لے لیں. جی ہاں، یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ اینٹی ایئر کرافٹ گن اور راکٹ لانچرز اور گرینیڈز یہ اب بہت عام قسم کا اسلحہ ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے گن کنٹرول کے لیے یا ڈی ویپنائزیشن کے لیے سوسائٹی کی؟ اس کا سب سے بڑا چیلنج موجودہ دور میں کیا ہے اس وقت؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ سے اگر ذرا ایک سیکنڈ پہلے آپ آئیے تو ایشو یوں ہے کہ یہ ایک وہ مسئلہ ہے جو کہ پیدا ہوا نہیں بلکہ پیدا کیا گیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ یہ پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو برائب کرنا چاہتے ہیں. یہ پولیٹیکل برائب بھی ہے اور پولیٹیکل پاور کو بڑھانے کا طریقہ بھی ہے. تو یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک منسٹر صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو 3 لاکھ لائسنس دے دیے ہیں اور وہ اس لیے نہیں دیے کہ عید کے روز اس پہ سے فائرنگ کیا کریں. تو اس کا یہ مطلب ٹھہرا کہ یہ ایک پولیٹیکل پاور کو بڑھانے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے. اب یہاں ایک صوبائی وزیر نے تو اپنے اثاثوں میں یہ ظاہر کیا، بتایا کہ ان کے پاس 75 لاکھ روپے کی بندوقیں ہیں اور 25 لاکھ روپے کی گولیاں اثاثوں میں ڈکلیئر کی انہوں نے. بہت اچھے آدمی ہیں کیونکہ انہوں نے سچ بولا. بہت سے اوروں کے پاس بھی ہیں. نہیں، اپنی سچ بولنا بھی اچھی بات ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی طاقت کے لیے اور اپنا طاقت کا بیس بڑھانے کے لیے ہوگا نا سر. یہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے، اس سوچ کو کیسے تبدیل؟ حکومت ایک بات کو اناؤنس کرتے کہ اس ملک میں کوئی شہری کوئی ویپن نہ رکھ سکے گا، نہ استعمال کر سکے گا، نہ کیری کر سکے گا، نہ ڈسپلے کر سکے گا، چاہے وہ لائسنسڈ ہو یا چاہے وہ ان لائسنسڈ ہو. پاکستان میں کوئی شہری وزیر اعظم سے لے کر ایک عام شہری تک اس کے لیے یہ قانون برابر ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویپن نہیں ہوگا. اور جتنی پارلیمنٹ ہے وہ 69,000 والی، اگر وہ ایک دن میز کے اوپر آ کے اپنے گنز کو رکھ دیں کہ جناب ہم اس ملک کے سب سے بڑے لوگ ہیں اور ہم پیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، امن کو، نا ظاہر بات ہے ایک پارلیمنٹ تو امن کے لیے شاید ہوتی ہے، تو ہم یہ اپنی چیزیں واپس کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں. اب آپ پلیز آپ بھی سارے اپنے ویپن جو ہیں ایک قانونی طور پہ آ کے واپس کر دیں. اب میرا سوال یہ کہ ابھی سندھ حکومت نے ایک کیمپین چلائی تھی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا اسلحہ جمع کروا دیں، چلائی تھی؟ جی جی. کتنے حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ تو اس پوری مہم میں 15 ویپنز واپس ہوئے ہیں اور تقریباً 3 کروڑ کا خرچہ ہوا ہے، 30 ملین کا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک گن جو واپس ہوئی ہے وہ 2 ملین کے عوض واپس ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے پاس رکھیں 69,000 اور اوروں سے کہیں کہ جناب آپ اپنے ویپن واپس کر دیں. آپ بھی غالباً اپنا اسلحہ جمع کرانے گئے تھے، کوئی چیز تھی آپ کے پاس جو آپ جمع؟ جی میں نے آپ سے بتایا نا، میں تو ایک عام شہری ہوں اور میں کئی دفعہ سسٹمز کو ٹیسٹ کرتا بھی رہتا ہوں. اس کیس میں یہ ہوا کہ میرے پاس ایک بندوق تھی جو کہ خاندان میں جیسے گرینڈ فادر اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ چلی آ رہی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا ایک لائسنس بھی تھا. تو جب میں ان کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قانون کا نہیں معلوم جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا اسلحہ واپس کر دیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو پچھلے 6 روز سے روز اخبار میں آ رہا ہے. تو وہ پولیس والوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اخبار پڑھ کے تو قانون نہیں مانتے ہیں نا، ہم تو کوئی خط ہمارے پاس آفیشیل ہوتا ہے. کتنی بڑی ڈیسیژن تھی. تو جس سے مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ ایک بہت ہی نان سیریس جیسی ایکسرسائز ہے. سر کوئی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی آسان طریقہ ہے نہیں ہے.
कोई भी अगर ये समझेंगे कि हम अपनी ख्वाहिशों से, हम किसी ऐसी चीजों से ये ठीक कर देंगे, तो ये नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत ही जामे सोच चाहिए, प्लानिंग चाहिए, तरतीब चाहिए, नॉलेज चाहिए, कंप्यूटराइजेशन चाहिए। अभी एक रिसेंटली एक ग्रुप कराची में बनाया गया है सिटीजन्स ने, सिटीजन्स ट्रस्ट अगेंस्ट क्राइम। वो लोग इस इशू पे काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम सबका ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें जब तक मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपने तौर पे नहीं किया ना, 65 ईयर्स में नहीं किया अभी तक ये काम, तो वो 66 ईयर में क्यों करेगी? तो उनके ऊपर एक शदीद प्रेशर डाला जाए, तभी जाके काम होगा। देखिए यहां पे जितने लोग बैठे हैं ना, जो आम शहरी हैं इस मुल्क के, जिन्होंने इस सारे मसले को देखा है और दुख भी सहे हैं और इसमें उनको चोटें भी लगी हैं, वो ये समझते हैं कि एक मुल्क तरक्की कर नहीं सकता जब तक कि उसमें अमन ना हो। ये एक बुनियादी बात है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बहुत बड़ी रुकावट है तरक्की के रास्ते में, वो इसकी वायलेंस और मिलिटेंसी है, जिसको वजह से लोग छोड़ के मुल्क को बाहर जाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क ही इतना पीसफुल हो कि लोग खुशी से रहें, और जो उनके आपस के डिफरेंसेस हैं वो हमेशा रहेंगे। जब तक इंसान होंगे कोई ना कोई डिफरेंस रहेगा, मगर वेपन्स जब नहीं होंगे तो वो इस तरीके से एक दूसरे से मार धाड़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर मौजूद जितने दोस्त हैं और जितने लोग टेलीविजन पे इस वक्त आपको और हमको देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज वो ये सोचने पर मजबूर होंगे और आपके इस सफर में आपके साथ शामिल होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इस वक्त हमारे दोस्त स्टूडियो में जो आप मौजूद हैं, आप सब ने नईम साहब की भी बातें सुनी, आपने कहानियां भी देखी जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो मैं अपने स्टूडियो के कुछ मेहमान जो हैं वो कुछ बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं। ब्रदर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप? अमीन नाम है मेरा। अमीन, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ईद और बकरीद जब आती है तो हम अपने बच्चों को क्या खिलौने में क्या चीज दे रहे हैं, यानी कि पिस्तौल के तौर पर उनको पिस्तौलें दिलवा रहे हैं, तो वो पिस्तौल से आगे हमारा वो क्या फ्यूचर बनेगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत गौर करने वाली बात है ये तो। वेल सेड नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका नाम? मेरा नाम आजम है। तो मैं अपने लिए लाइसेंस लेना चाहता था, तो मैंने बड़ी कोशिश करी लाइसेंस की, लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं मिला। जो गली पे, कोनों पे, नुकड़ों पे लड़के बैठे होते थे, उनके पास असले के लाइसेंस हैं। बट अब आज का प्रोग्राम देखने के बाद अगर अब आपको मैं कहूँ कि जी अब आपको लाइसेंस मिल सकता है, तो आप क्या लाइसेंस लेना पसंद करेंगे? नहीं सर। वेल डन ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। जी आप कुछ कहना चाह रही थी आखिरी? आप सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मैंने अपने बच्चे को लेके दिया था पुलिस का जो होता है सामान, उस टाइप का एक टॉय सेट था। ड्रेस जो होता है, कॉस्ट्यूम नहीं, टॉय सेट था, उसमें हथकड़ी, लॉक और की, इस टाइप की सारी चीजें थी। घर आके फिर बहुत खुद से शर्मिंदा हुई कि मैंने गलत काम कर दिया। ये बात देखिए, अपनी गलती का एहसास बड़ा जरूरी है, जिम्मेदारी का सबूत यह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं तमाम उन वालिदैन से मुखातिब हूं जो ये समझते हैं कि घर में असलाह रखने से उनके घर की बेहतर हिफाजत होती है, उनके खानदान को, उनके बच्चों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। तो मैं उन तमाम वालिदैन को एक बात बताता चलूं कि घर में मौजूद वो असलाह आपके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना किसी और के लिए। आज तो कोई शख्स हो, उनके आगे पीछे आप गनमैन देखेंगे, यूं सीधी गन लेके बैठे होते हैं। मेरी गाड़ी अगर पीछे खड़ी तो मुझे खौफ लगा होता है कि ये पता नहीं किस वक्त चल जाए। यहाँ एथिक्स तो है ही नहीं। इंसानी जान की जो ना क्या वैल्यू होती है कि जो आप दे नहीं सकते हो, आप लेते कैसे हो? 2 जून 2012, 2 दोस्तों की कहानी, एक हमजा, एक शान। हमजा इलाही लाहौर ग्रामर स्कूल में ए लेवल्स के दूसरे साल में पढ़ते थे और अपने असातिज़ा के फेवरेट स्टूडेंट थे। 2 जून 2012 को हमजा के करीबी दोस्त शान ने उनसे मिलने को कहा। हमजा अपनी अम्मी को बताकर दोस्त के पास पहुँचे। दोनों लड़के गाड़ी में एक साथ थे जब शान ने अचानक अपनी गन हमजा की कनपट्टी पर रखी और गोली चला दी। हमजा उसी लम्हे दुनिया से चले गए। मुझे इस बात का भी बहुत कलक है
काश मैं उसको आखिरी बार बोलता हुआ देख सकता, सुन सकता। हमजा के बगैर मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी है। मैं तो बहुत कुछ मिस करती हूँ। सबसे ज्यादा जैसे वो पढ़ रहा होता था तो मैं उसके पास आती थी तो वो अपना फेस आगे करता था, मेरे से प्यार करवाता था, वो नहीं मुझे भूलता। और वैसे भी इसकी कोई भी बात भुलाने वाली नहीं है माशाल्लाह। हमजा की छोटी बहन इकरा आज अपने भाई के लिए इंसाफ और आगाही की जंग लड़ रही हैं। मेरे और मेरे कजिन ने जो फेसबुक पेज स्टार्ट किया था वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोगों को इस केस के बारे में अवेयरनेस हो। मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे बच भी सकें ऐसे वाक़यात से। और अब एक साल में हमारे 15,700 मेंबर्स हो चुके हैं इस पेज के। मैं महसूस करता था कि मेरा बेटा मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। वो चीज ही ऐसी था कि उसे कोई भूल नहीं पा रहा अभी तक भी नहीं भूल पा रहे उसको। दोस्तों, हमजा के घर वालों का ये कहना है कि शान ने हमजा को गोली इसलिए मारी क्योंकि वो हमजा की कारकर्दगी से, स्कूल में कारकर्दगी से, ग्रेड से जलता था, जेलस था। शान का मौकफ है कि गोली इत्तफाकन चली, वो तो अपनी गन को सिर्फ टेस्ट कर रहा था। ये मामला अब अदालत में है, इसलिए हम हतमी तौर पे इस पे कुछ नहीं कह सकते। फैसला अदालत करेगी। फैसला जो भी हो, हकीकत यह है कि उस दिन उस गाड़ी में असलहा मौजूद था, गोली चली और हमजा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इस वक्त पीटीसीएल की लाइन पर बराह रास्त हमारे साथ हमजा की बहन इकरा जो हैं वो मौजूद हैं। इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इकरा, ये बताइए कि आप अपने इर्द गिर्द मुसलसल अब भी माशरे में बहुत सी बंदूकें देखती हैं, बहुत से वेपन्स देखती हैं, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में गन्स का वैसे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। हर मतलब तकरीबन हर यंगस्टर के पास भी अब गन्स है और इलीगल है। काफी के पास तो लाइसेंस भी नहीं है गन्स के और इससे क्राइम बहुत बढ़ता है। अच्छा इकरा, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आपकी ये जो कोशिश है, ये जो आप काम कर रही हैं, क्यों जरूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? जो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में लोगों के दिमाग में ये इमेज है कि लॉ सिर्फ जो है वो गरीब लोगों के लिए, मतलब छोटे लेवल के लिए, बड़े लोगों के लिए कोई लॉ नहीं है। जैसे कि हम वो कुछ भी करें, बस वो थोड़ा सा मतलब पैसे पे करें या फिर वो तो ऊपर से उन पर प्रेशर आएगा। अगर उनके मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं ऊपर के लेवल के साथ, प्रेशराइज करके अपना कुछ करवा सकते हैं। इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कसूर वालिदैन का है, उन वालिदैन का जो कि अपने बच्चों की असलहे तक रसाई आसान बनाते हैं। असलहे से होने वाली इस तशद्दुद के नतीजे में हमारे माशरे पे क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के जनाब प्रोफेसर बुरफत साहब। मेरी गुजारिश है कि सर आप जरा यहां पर तशरीफ लेकर आए। प्रोफेसर बुरफत। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि ये गन कल्चर किस तरह और क्यों हमारे माशरे में इस तरह परवान चढ़ा? ये टर्निंग पॉइंट आपका जो 78-79 जिसको आप अफगान वार कहते हैं, रशियन वार कहते हैं, बिल्कुल। इसके बाद 1980 तक हमने किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में कोई गन नहीं देखी। जब कोई हम किसी बंदूक वाले को देखते थे तो जहन में कॉन्सेप्ट जो वो चौकीदार का आता था, किसी ताकतवर आदमी का नहीं आता था। कि किसी के पास अगर बंदूक होती थी, वो बंदूक कंधे पे लेके घूमता था तो हम समझते थे कि मोहल्ले का कोई चौकीदार होगा, किसी बैंक का या कोई पुलिसमैन होगा। ये सिंबॉलिक नहीं था कि ये ताकत की निशानी। आज तो कोई शख्स हो, चाहे वो एमएनए हो, एमपीए हो, इवन आपके कमिश्नर हो, या हो सकता है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बड़े लोग हों, उनके आगे पीछे आप गनमैन देखेंगे। यूं सीधी गन लेके बैठे होते हैं। मेरी गाड़ी अगर पीछे खड़ी तो मुझे खौफ लगा होता है कि ये पता नहीं किस वक्त चल जाए।
ہر انسان جو وہ خوف میں مبتلا ہے. یہ 3Ps کی کیا کانسیپٹ ہوتی ہے اور کیا یہ ہمارے معاشرے میں لاگو ہوتی ہے؟ جی بہت امپورٹنٹ بات ہے فخر. یہ ہم لوگ بعض دفعہ فیوڈل کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جس کے پاس پیسہ آتا ہے چاہے وہ گاؤں کا ہو یا شہر کا ہے، اس کا کلچر جو وہ فیوڈل لاٹ بن جاتا ہے. آپ ڈیفینس آف کلفٹن میں بھی حویلیاں جا کے دیکھیں گے، ان کا کاٹن کلچر دیکھیں گے، پجارو کلچر دیکھیں گے. تو جب ہم پی کی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 آتی ہیں. ہر انسان متلاشی ہوتا ہے کہ جی مجھے معاشرے میں عزت ملے، میرے پاس تھوڑی بہت جو وہ پراپرٹی ہو، ساتھ میں میرے پاس کوئی طاقت بھی ہو. اب ظاہر بات ہے عزت نمبر 1 تھی آج سے 50 سال پہلے. اب جس کو پریسٹیج کہتے ہیں، اب کیا ہو گیا کہ طاقت نمبر 1 ہو گئی. جس کے پاس طاقت ہوگی اس کے بعد خود بخود پراپرٹی آ جائے گی، اور جب طاقت بھی ہوگی پراپرٹی ہوگی تو عزت آپ کے گھر کی لونڈی بن جائے گی. اور میں ایک بات ضرور بتا دوں کہ اسلحہ نہیں بچاتا، اس لیے کہ جب اٹیک کرنے والا جب آتا ہے اس وقت تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا. وہ تو 2 بندے ہوتے ہیں آپ کو اٹیک کرتے ہیں، ایک بھی ہوتا ہے تو آپ کو مارتا وہ چلا جائے گا. جیسے گراس روٹ لیول پہ، بالکل گراس روٹ لیول پہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس سوچ کو تبدیل کیا جائے؟ سول سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کمیونٹیز کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ایک محلے میں ایک بچہ قتل ہو جاتا ہے، ہم آنسو بہا کے دفن کر دیتے ہیں. ہم سب کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے قاتل کو تلاش کرنا ہے، ہم نے قاتل کو سزا دلانی ہے. آج یہ حالت ہے کہ باپ جو وہ بیٹا کا قتل ہو جائے تو گواہی اپنی جان کی خوف کی وجہ سے، بھائی جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا والدین. یہ بچے کوئی آسمان سے نہیں آتے جو قاتل بھی ہیں، وہ قاتل بھی اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہیں. اب ہم یہ بچے کیسے پروڈیوس کرتے ہیں؟ کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، کیا انہوں نے ان میں رحمدلی کا جذبہ پیدا نہیں کیا؟ یہ جب کسی پہ گن تانتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں جسے ہم سماجی تربیت یا سوشلائزیشن کہتے ہیں، یہاں ایتھکس تو ہے ہی نہیں. انسانی جان کی جو نا کیا ویلیو ہوتی ہے کہ جو آپ دے نہیں سکتے ہو آپ لیتے کیسے ہو؟ جو قتل کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ گلٹ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. ہم نے اس پہ اسٹڈیز کی ہیں کہ کراچی جیل میں جا کے پوچھا ہے کہ بھائی قتل کرنے کے بعد کوئی شرمندگی ہوئی؟ وہ کہتے نہیں جی میں تو جنت میں جاؤں گا، میں نے تو اچھا کام کیا ہے، مجھے اگر موقع ملا تو میں دوبارہ قتل کروں گا. یہ سوالیہ نشان ہے جس کی وجہ سے ہم سب اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار سمجھتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری یقیناً حکومت کی ہے اور اس کے بعد یقیناً کمیونٹیز اور سوسائٹیز کو سب مل جل کے کام کرنا چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زبردست گفتگو کی. ہم نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جو بات میں آپ لوگوں سے کہنے لگا ہوں، جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ لوگ مسکرا دیں. تمباکو نوشی بہت سے ممالک میں مکمل طور پہ پبلک جگہوں پہ منع ہے. امریکہ میں سگریٹ ایک زمانے میں ہالی ووڈ میں سٹائل کا سمبل ہوتا تھا. ہر بڑا ایکٹر جو تھا وہ سگریٹ لگاتا تھا، بڑا سٹائلش سمبل مانا جاتا تھا. اس سٹائلش سمبل سے اس کو اس جگہ تک پہنچا دینا کہ ہر ایک اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، نظر سے دیکھتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ایک چھوٹے سے سائن کی وجہ سے. سگریٹ بنا ہوا ہے، دائرہ ہے اور اس پہ نشان ہے نو اسموکنگ، تمباکو نوشی منع ہے. اور آہستہ 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 آج امریکی معاشرہ یہاں پہ پہنچ گیا کہ وہ تمباکو نوشی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. تو آج آغاز سفر میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش کے ساتھ کرتے ہیں، مگر اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں اس سے کوئی تبدیلی آئے گی. ہم نے اسٹوڈیو میں بھی اپنے دوستوں کو یہ سٹیکرز دیے ہیں. ہماری ویب سائٹ سے بھی آپ یہ سٹیکر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اپنی گاڑیوں میں لگائیے، اپنے گھر پہ، اپنے دفتر میں. آج دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا سٹیکر ہے جو کہ کہتا ہے سے نو ٹو گنز. آنے والے دنوں میں شاید یہ سٹیکر ہمارے معاشرے کی ذہنیت کو تبدیل کر دے، سوچ کو تبدیل کر دے، وہ سوچ جس کے نتیجے میں اتنی جانیں ہر سال ضائع ہوتی ہیں. آج آپ نے اور میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے، کوئی حمزہ اپنے دوست کے ہاتھوں اس ظلم کے ساتھ قتل نہیں ہوگا، اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ کوئی قاسم کسی کی خوشی کی گولی کا نشانہ نہیں بنے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر.
तब्दीली और अमन की तरफ पहला कदम उठाने के लिए हमारे से नो टू गन्स ग्राफिक को आम कीजिए। ग्राफिक हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए www.aaj.tv/AES। कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, कोई मुश्किल नहीं जो तेरा साथ हो, ऐ मेरे हमवतन ऐ मेरी गुलज़मी, कोई मुश्किल नहीं, करो आगाज फिर से सफर का। पाकिस्तान में हर 5 में से 4 औरतें घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हैं। जब मेरा शोहर दरवाजे से अंदर आता था ना, कुछ भी हाथ में आ जाए तो मार देता था। मेरे बहुत लंबे बाल थे, उनके ऊपर खड़े हो जाना एंड जस्ट किक 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 किक। इट वाज अ टेरिफाइंग टाइम ऑफ माय लाइफ। पहले मैं ये समझता था कि औरत का कोई हक हकूक नहीं है। औरत जो है ना वो एक जुत्ती लाई दूसरी पहनी। अगर माँ बाप दरवाजे बंद कर देते हैं तो फिर औरत के लिए कोई जगह नहीं होती है। 2001 में हमने पनाह के नाम से शेल्टर होम शुरू किया। अब बहुत तब्दीली है। अब जो नस्ल आ रही है ना, वो अब बहुत सही है।